Hello aspirants, welcome back to Net Study. So today we are going to start और वी आई कैन से कि हम लोग एक और वीडियो ऐड करने वाले हैं हमारी MCQs की सीरीज़ में, फ्री सीरीज़ में, जो कि मिलेगी आपको YouTube पर DNS एजुकेयर के चैनल पर। तो हम लोग 2 वीडियो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो है वो पब्लिश कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर दी पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस आज से स्टार्ट होने वाले हैं। माइक्रो की और भी वीडियोस आएंगी। ठीक है, मोर देन 100 MCQs ऑफ हम करेंगे हर सब्जेक्ट के। ये जो PDF है जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो आपको DNS एजुकेयर ऐप पर मिल जाएगी फ्री कंटेंट में। ठीक है, बाकी कोर्स जो परचेज़ होगा वो तो परचेज़ होगा ही। ठीक है, फ्री कंटेंट में आपको ये जो MCQs की PDF है प्लस जो क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी। ओके, सो करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी देरी और स्टार्ट करते हैं हमारे अकाउंटेंसी के MCQs विद द एक्सप्लेनेशन। सो पार्टनरशिप इज़ डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप या साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम द्वारा परिभाषित की जाती है। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, मतलब किस ईयर में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो आया था। तो ये तो सबको पता है भाई, 1930 में नहीं आया था, 1932 में आया था। ओके, भारतीय साझेदारी अधिनियम या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 मतलब 1932 में जो है वो इन्फोर्स हुआ था इन आर कंट्री। इसका नाम ही है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, 1930 में कौन सा एक्ट आया था? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आया था। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आया था। ठीक है, अच्छा 1935 एंड 1934 में भी कुछ हुआ था। 1934 में एंड 1935 में भी कुछ हुआ था। आप कमेंट करके बताना इस वीडियो को रोक के, बट मैं यहाँ बता देती हूँ 1934 में RBI एक्ट आया था। ठीक है, और 1935 में RBI इस्टेब्लिश हो गया था। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिज़र्व बैंक जो है वो स्थापित हुआ था 1935 में, और उसके लिए जो अधिनियम आया था वो आया था आपका 1934 में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेक्शन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंस पार्टनरशिप? पार्टनरशिप का कौन सी धारा है या साझेदारी अधिनियम की कौन सी धारा है जो पार्टनरशिप या साझेदारी को डिफाइन करती है या उसकी परिभाषा देती है? तो सेक्शन 4 या धारा 4 जो है वो डिफाइन करती है पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम। इन 4 चीज़ों की डेफिनेशन जो है वो आपको सेक्शन 4 में मिलेगी। सेक्शन 4 डेफिनेशन, साझेदारी, साझेदार, फर्म और फर्म का नाम। ठीक है, ये 4 परिभाषाएं जो हैं वो आपको धारा 4 में मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज। साझेदारों के बीच में या भागीदारों के बीच में जो लिखित समझौता होता है, सारी कंडीशंस उसमें लिखी जाती हैं कि भाई क्या हम जो है वो कंडीशंस फॉलो करेंगे, ऐसा हो गया तो ऐसा करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है, चीज़ें कैसे होंगी, ये सब चीज़ें जिस रिटन एग्रीमेंट से डिफाइन होती हैं उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है, हम ओरली भी डिसाइड करते हैं कि भाई मैं इतना फ़ंड जो है वो इन्वेस्ट कर रही हूँ, आप इतना फ़ंड इन्वेस्ट करो, जो प्रॉफिट होगा उसको बराबर बराबर बांटेंगे, या 60-40 बांटेंगे, या 70-30, जैसे भी है वो बांटेंगे। ये ओरली भी डिसाइड हो सकता है, ऐसा लॉ में अलाउड है कि भाई आप ओरली जो है आप अपने जो कंडीशंस है अपने पार्टनर के साथ में वो डिसाइड करो, और आप जो है वो पार्टनरशिप में एंटर हो जाओ। और चाहे तो रिटन एग्रीमेंट भी कर सकते हो, रिटन एग्रीमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, अब रिटन एग्रीमेंट करने के फ़ायदे क्या हैं कि भाई अगर कहीं पर डिस्प्यूट हो गया, तो आपके पास लिखा हुआ है कि भाई देखो ये कंडीशन डिसाइड हुई थी, यहाँ पर आपने साइन किया है, नाउ यू हैव टू फॉलो इट। सेकेंड थिंग, केस जो स्यू करना है या कभी केस फाइल करना है कोर्ट में, न्यायालय में जाना है, तो वहाँ पर भी एज अ प्रूफ उस एग्रीमेंट को यूज़ किया जा सकता है। लेकिन उस एग्रीमेंट को बोलते क्या है भाई? उस एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख या विलेख भी कहते हैं। साझेदारी
सनलेक, ठीक है। ओके, बाकी तीनों कुछ नहीं होता। रिटन एग्रीमेंट तो वो होता ही है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट उसका जो ऑफिशियल टर्म है वो नहीं है। रिटन डीड ये भी ऑफिशियल टर्म नहीं है। जो ऑफिशियल टर्म है दैट इज़ पार्टनरशिप डीड या साझेदारी समझौता। अच्छा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई किसी पार्टनरशिप में, किसी फर्म में पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, या पार्टनरशिप डीड के होते हुए भी ऐसी कोई कंडीशन आ गई जिसके बारे में हमने लिखा ही नहीं था, मतलब कि भाई कोई ऐसा चीज़ आ गई जिस पर है ना दोनों पार्टनर्स या तीनों पार्टनर्स का झगड़ा हो गया और उसके बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा ही नहीं है। या दूसरी सिचुएशन क्या है कि भाई पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं थी पार्टनर्स ने, तो उस टाइम पर क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या फिर वेयर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, ठीक है, तब इन केसेस में क्या होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स जो हैं वो माने जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप 3 पार्टनर्स हैं और आपने डिफाइन किया है कि जो प्रॉफिट बटेगा वो 3:1 के रेशियो में बटेगा, ठीक है, 3:1 के रेशियो में बटेगा, लेकिन आपने डीड नहीं बनाई है, ठीक है। अब हो गया झगड़ा, क्योंकि भाई मैं ज़्यादा काम करता हूँ, ये वाला पार्टनर बोलेगा मैं ज़्यादा काम करता हूँ तो अब मुझे ज़्यादा प्रॉफिट का शेयर चाहिए, ठीक है। तो तब क्या होगा, अब डिस्प्यूट हो गया, डीड है नहीं, तब क्या होगा, तब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात मानी जाएगी। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि भाई इक्वल, अगर ज़्यादा नाटक थे तो पहले डीड बना लेते, डीड नहीं बनाई ना, तो फिर अब मेरे हिसाब से काम होगा इक्वल बटेगा, सब में 1:1 के रेशियो में बटेगा, ठीक है। सो where partnership deed is not available or the partnership deed is silent in any case या any situation या any condition, the rules and the conditions of Indian Partnership Act 1932 are followed, ठीक है। so चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके आ गया, तो अभी पढ़ा था, पार्टनरशिप comes into existence by an agreement that can be, पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है एक एग्रीमेंट के थ्रू। अब वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। तो देखो दोनों कैसे होंगे भाई, अगर ओरल होगा तो वो रिटन फॉर्म में और होगा तो पहले ओरल तो हुआ ही होगा, ठीक है। सो अभी हमने बात की थी कि या तो ओरल बनवा लो, मतलब ओरली डिसाइड कर लो, या फिर आप रिटन भी ले सकते हो, या तो लिखित या तो मौखिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2016, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, अब आप सोचो कि भाई पार्टनरशिप में कंपनी कहाँ से आ गई। सो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में अगर हम मिनिमम पार्टनर्स की बात करें तो वो तो 2 है, मिनिमम पार्टनर्स तो 2 हैं, लेकिन अगर हम मैक्सिमम पार्टनर्स की बात करते हैं तो कुछ डिफ़ाइन ही नहीं किया गया है, उसमें कुछ लिखा ही नहीं गया है कि मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पर तो इसको नॉट एप्लीकेबल या अनलिमिटेड मान सकते हैं। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप की फर्म में या पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 कैन नॉट बी मोर देन 50 पार्टनर्स नहीं हो सकते, मतलब 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते, 50 से अधिक पार्टनर नहीं हो सकते। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर क्या है, 50 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, और मैक्सिमम नंबर अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या तो नॉट एप्लीकेबल आएगा या अनलिमिटेड आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ लिखा ही नहीं है मैक्सिमम पार्टनर्स के बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल्स 1314 पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, एक और चीज़ आप ध्यान देना, ये मेरे से भी थोड़ा सा एरर हो गया कि भाई कंपनीज एक्ट 2013 उसमें बोला गया था कि 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते, उसमें बोला गया था 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मैंने 50 बोला, उसका रीज़न बताती हूँ। फिर कंपनीज एक्ट का 2014 रूल आया, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में इस्टेब्लिश हो गया था, इन्फोर्सेबल हो गया था हमारी कंट्री में, लेकिन 2014 में उसमें कुछ वेरिफिकेशन या इम्प्लीमेंटेशंस किए गए थे, उसमें इस लिमिट को जो है वो 50 कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू रूल्स 1314 पार्टनरशिप फर्म
कैन नॉट हैव मोर देन 50 पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कंडीशंस हो गई। अगर आपसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से पूछे तो यहाँ पर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है पार्टनर्स की। कंपनीज एक्ट 2013 से पूछें तो 100 लिमिट है। ठीक है, और कंपनीज एक्ट के रूल 2014 से पूछें तो मैक्सिमम नंबर 50 है। और अगर कोई भी डिफ़ाइन नहीं किया गया है कि किसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं और बस मैक्सिमम नंबर पूछ रहे हैं तो वो आएगा 50, क्योंकि सबसे लेटेस्ट यही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच एक्ट और रूल प्रिस्क्राइब दैट पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट हैव मोर देन 50 मेंबर्स। कि भाई कौन सी ऐसी एक्ट या रूल है जो बताता है कि पार्टनरशिप में 50 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। तो सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट नहीं भाई, ये तो 100 बताता है। रूल ऑफ 1314, ठीक है, ये अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था, नियम 1314, कंपनी नियम 2013-14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो पार्टनरशिप फर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से कौन से नहीं हैं। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर फिक्स्ड रेशियो। यस, हो सकता है कि भाई पहले से ही हमने डिफाइन कर लिया और प्री डिफाइंड रेशियो में हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बांट रहे हैं। ठीक है, 2 और मोर पर्सन आर कैरिंग कॉमन। देखो यहाँ पर बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, विशेषताएं देखने को मिल जाएंगी। 2 और मोर पर्सन, 2 या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। कैरिड कॉमन बिजनेस, एक कॉमन बिजनेस चला रहे हैं, एक बिजनेस चला रहे हैं। अंडर वन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट भी होता है उनके बीच में, तो भाई ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एक्टिंग फॉर ऑल, और वन एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सारे लोग मिलकर बिजनेस चलाएं या उनमें से 1 या 2 लोग उनके बिहाफ पर बिजनेस चला सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि 50 मेंबर हो सकते हैं, राइट। तो अगर 50 लोग या 40 लोग या 20 लोग आकर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे इन अ स्मॉल फर्म, तो वो जो है वो दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा दिमाग, उतने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, इस वजह से बिजनेस इज़ कैरिड बाय ऑल ये कंपलसरी नहीं है ना। बिजनेस इज़ कैरिड बाय ऑल और वन एक्टिंग फॉर ऑल, जिसको हम एक्टिव पार्टनर भी बोलते हैं। ठीक है, तो सी विल बी द आंसर कि ये कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, एसेंशियल एलिमेंट इन अ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट, निम्न में से क्या ऐसा है जो पार्टनरशिप फर्म का या साझेदारी फर्म का तत्व नहीं है। क्योंकि इसमें क्या पूछा है, निम्न में से कौन सारे, निम्न सारे तत्व हैं किसको छोड़कर। ठीक है, निम्न तत्वों में से किसको छोड़कर बाकी सारे तत्व हैं। तो जो तत्व नहीं है उसको हम देखेंगे, तो कम से कम 2 लोग तो होते ही हैं, एटलीस्ट 2 पीपल तो होते ही हैं। एग्रीमेंट भी होता है, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन हो। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है, अभी देखते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ फॉर सम बिजनेस, भाई ना 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 ना, सारे बिजनेसेस, चाहे पार्टनरशिप जो है वो कोई सा भी बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म जो है वो कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो, टेक्सटाइल, माइक, ऑटोमोबाइल्स, ब्रशेज, स्टेशनरी, कुछ भी, तो उनके लिए जो है वो एग्रीमेंट तो ज़रूरी है। अब दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि ये एग्रीमेंट ओरल हो रहा है या रिटन हो रहा है। ठीक है, ये एग्रीमेंट ये डिफरेंट थिंग है। तो द आंसर विल बी डी कि साझेदारी समझौता कुछ व्यवसाय के लिए है, नहीं सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है। तो पहला कथन दिया हुआ है, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज़ आर सेम ऑफ अडल्ट पार्टनर्स। मतलब माइनर पार्टनर को हम एंटर तो कर सकते हैं अपनी फर्म में, लेकिन उसके जो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ होंगे वो अडल्ट पार्टनर के जैसे ही होंगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आगे पढ़ते हैं। माइनर पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। तो देखो ये तो चीज़ सही है,
बट द थिंग इज़ अगर आगे कुछ डिफाइन भी हमें मिलता है तो ठीक है, वरना हम इसी को आंसर लगा देंगे। हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट पर जाना है। सबसे पहली बात, माइनर कौन होता है? माइनर वह इंसान है जिसने अभी तक अपने देश के कानून के हिसाब से, अब कहीं पर भी ये नहीं बोल सकते कि माइनर कौन है जो 18 से कम है, नहीं, वो हम आपके देश का है, ठीक है, लेकिन अभी भी वो एज जो है वो 21 हो गई है। बट फिर भी अगर आप किसी और कंट्री में जाओगे तो कहीं पर 21 एज है, कहीं पर 16 एज है। सो बेसिकली माइनर एक वह व्यक्ति है, या माइनर इज़ अ पर्सन जिसने हु हैज़ कंप्लीटेड, जिसने कंप्लीट कर लिया है क्या, अपने कंट्री या अपने देश के कानून के हिसाब से माइनॉरिटी की एज, मतलब अडल्ट्रेशन की एज उसने अभी तक डिफाइन नहीं की है। अगर 18 है तो अभी तक 18 प्लस नहीं हुआ है, अगर 21 है तो 21 प्लस नहीं हुआ है, वो पर्सन माइनर है। तो बेसिकली माइनर को जो है हम एडमिट कर सकते हैं इन अ पार्टनरशिप फर्म, लेकिन ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। लॉस हुआ तो उसको हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। अगर उसकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं हो सकती, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हम नहीं जा सकते इन द लॉसेज, इन द केस ऑफ लॉसेज। तो अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है, सॉरी बी वाला आंसर होगा बी। एक अवयस्क को केवल साझेदारी में लाभों के लिए भागीदार बनाया जा सकता है, हानियों के लिए नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? स्लीपिंग पार्टनर, सोया हुआ पार्टनर। अभी हमने ऊपर बात करी थी कि भाई बिजनेस जो है वो या तो सारे लोग चलाते हैं, या सारे लोग ना चलाकर उनमें से कुछ लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, किसमें? मैनेजमेंट में, और बाकी सब लोग जो है बस पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट लेते हैं और बस ऑब्जर्वेशन करते हैं, काम वाम नहीं करते, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जो काम कर रहे हैं डे टू डे ऑपरेशंस में, मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर्स, और जो काम नहीं कर रहे हैं वो होते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम अप्रोप्रिएट आंसर देख लेते हैं। डू नॉट टेक पार्ट इन बिजनेस एक्टिविटी, ये तो ठीक है, बट नो कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द एग्रीड रेशियो। मतलब ना वो कैपिटल लगाते हैं, ना वो प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो भाई पार्टनर क्यों है? कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, टेक पार्ट, तो अभी हमने पढ़ा कि स्लीपिंग पार्टनर कौन है? जो पार्ट नहीं लेते हैं, हटाओ। टेक पार्ट, इसको भी हटाओ। डू नॉट टेक पार्ट इन बिजनेस एक्टिविटी बट provides capital, shares, profit and losses in the agreed ratio, this will be the answer। कि व्यवसाय की गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं, परंतु पहले से ही जो सहमत रेशियो है, या पहले से ही सहमत जो आपका अनुपात है, उसमें लाभ और हानि का विभाजन करते हैं और पूंजी भी लगाते हैं, ठीक है। सो द आंसर विल बी डी। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड से आप बहुत चीज़ें कर सकते हो, जो ऑप्शन है ही नहीं, जैसे टेक पार्ट तो है ही नहीं ना, तो ये दो ऑप्शन तो पहले से ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप इन दो ऑप्शन में से ही देखोगे, ठीक है, ऐसे भी आप एग्जाम में ध्यान देना। ओके नेक्स्ट, द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विद द फर्म इज, पार्टनर का फर्म से कैसा रिलेशन होता है? ओनर का, एजेंट का, ओनर एंड एजेंट का, या मैनेजर का? सो एक कैरेक्टरिस्टिक आपने पार्टनरशिप का पढ़ा होगा, क्लासेस में हमने पढ़ा है, हमारा जो पेड कोर्स है उसमें ऑन दी ऐप, कि पार्टनरशिप, हर एक पार्टनर कंपनी का ओनर एंड एजेंट दोनों है। अ पार्टनर इज़ अ ओनर एज वेल एज एजेंट ऑफ अ फर्म, या एक साझेदार जो है वो फर्म का मालिक, ठीक है, एवं एजेंट दोनों होता है, या प्रतिनिधि दोनों होता है। अब ये ऐसे कैसे? देखो, ओनर या मालिक तो है ही, क्योंकि वो कैपिटल लगा रहा है, शेयर ले रहा है प्रॉफिट में, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, रिस्क बियर कर रहा है, तो इसलिए वो मालिक या ओनर तो है ही, ठीक है। अब कोई क्या चीज़ उसको एक एजेंट बनाती है? बेसिकली एजेंट का काम क्या होता है कि वो अपने प्रिंसिपल कंपनी जो है उसके बिहाफ पर किसी थर्ड पार्टी से डील कर सकता है, ठीक है। तो ये राइट तो पार्टनर को भी है कि भाई 4 पार्टनर हैं, उनमें से कोई एक पार्टनर जाकर कहीं पर डील करके आया, तो अब ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस डील को कंप्लीट करे, ठीक है। सो ओनर एंड एजेंट दोनों होता है पार्टनर। इस कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल टू फॉर्म अ पार्टनरशिप? भाई 2 चाहिए, शुरू से ही पढ़ रहे हैं। 2 और मोर पीपल, 2 या 2 से अधिक लोग, तो मिनिमम नंबर है 2। ठीक है, ओके। नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म मे बी मैक्सिमम 50, मैक्सिमम 100, मैक्सिमम 60, मैक्सिमम 10। तो अभी तक आपने ऊपर इतने क्वेश्चंस किए, मैक्सिमम 50। ठीक है, देखो जनरल क्वेश्चन था ना ये, इसमें कोई एक्ट डिफाइन नहीं किया गया, कोई ईयर डिफाइन नहीं किया गया, तो मैक्सिमम 50 है। लेकिन अगर 2013-14 डिफाइन कर देंगे तो 50 है, 2013 कंपनी एक्ट डिफाइन कर देंगे तो 100 है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलेंगे क्वेश्चन में तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए अनलिमिटेड भी हो सकते हैं और नॉट एप्लीकेबल भी आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर का जो दायित्व होता है वो कैसा होता है? सीमित होता है, असीमित होता है, कोर्ट डिसाइड करती है या पार्टनरशिप एक्ट डिसाइड करता है? सो बेसिकली पार्टनर्स का जो दायित्व होता है या लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर जो होती है वो होती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब जब लॉसेस का केस आएगा तो उस पार्टनर को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बेचकर उस लॉस को पूरा करने के लिए अपना हिस्सा देना पड़ेगा। अगर वो प्रॉफिट्स में हिस्सा ले रहा है तो उसे लॉस में भी हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसी प्रॉब्लम से क्या हुआ था, इसी प्रॉब्लम से ना जो पार्टनरशिप फॉर्म होने में बहुत दिक्कतें आने लग गई थी। लोग एग्री नहीं करते थे ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टनरशिप कि भाई असीमित दायित्व होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, लॉस हो गया तो पूरा घर वर बिक जाएगा। तो इस कंसेप्ट को ठीक करने के लिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आया इन द ईयर ऑफ 2008। ठीक है, 2008 में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कंसेप्ट आया था, या सीमित साझेदारी, सीमित दायित्व साझेदारी आई थी, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 में आया था। इसका एक्ट भी यही है, LLP एक्ट 2008। इसमें क्या है कि एटलीस्ट एक पार्टनर की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहेगी, बाकी सबकी लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है। सो एक पार्टनर की कम से कम इसमें लिमिटेड रहेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप, देयर मस्ट बी अ बिजनेस। भाई होता है, व्यवसाय तो होना ही चाहिए। 2 और मोर पर्सन, 2 से अधिक व्यक्ति, ये भी हैं। इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस शेयर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देयर मस्ट बी अ रिटन और ओरल एग्रीमेंट, नहीं भाई, एक लिखित होना चाहिए ही नहीं, मस्ट भी नहीं है। कैन भी और नॉट, मतलब देयर मस्ट बी अ रिटन और ओरल एग्रीमेंट। देखो सही लिखा है, सॉरी सही लिखा है, रिटन एंड और ओरल, कोई ना कोई एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक आपको नहीं लगता कि ज़रूरी नहीं है कि भाई प्री फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए? प्री फिक्स्ड रेशियो तब ये सही होता कि समान रूप से लाभ हानि नहीं बांटते हैं, पहले से ही डिसाइड किए गए, पहले से ही निर्धारित किए गए अनुपात पर लाभ हानि बांटते हैं। ठीक है, तो द आंसर विल बी सी। ओके, नेक्स्ट, विच वन इज़ नॉट अ राइट ऑफ अ पार्टनर? निम्न में से क्या एक पार्टनर का अधिकार नहीं है? सबसे पहली बात, राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार पार्टनर को है। ठीक है, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, जो फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग खातों की बुक है, उसको निरीक्षण करने का अधिकार ये भी है। राइट टू अलाउ एन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चलो ठीक है, अभी देखते हैं कि भाई नए साझेदार को लाने की परमिशन देना। राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन एग्रीड रेशियो, तो देखो राइट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये जो है किसी एक पार्टनर का राइट नहीं है, ये सारे पार्टनर एग्री होंगे तभी होगा काम। ठीक है, अ पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन अ पार्टनरशिप फर्म ओनली व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर एग्रीड टू इट। ठीक है, अगर सारे पार्टनर्स जो हैं वो इसमें एग्री हैं तभी एक पार्टनर को हम ला सकते हैं। ठीक है, तो द आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, थोड़ा सा प्रैक्टिकल आ गया। ओके, A, B and C share profit and loss equally in their capital balance on March 31st। ठीक है, कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस जो वो इक्वली डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, ऑन मार्च 31st 2012 आर, ये कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है।
यहाँ पर डॉट लगेगा। ABC जो है प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली शेयर करते हैं। देयर कैपिटल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2012 आर दिस एंड दिस, मतलब ये A का, B का, C का। देयर पर्सनल असेट्स आर, A का 20,000, B का 15,000 एंड C का 10,000। द एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी इन द फर्म, द एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी इन द फर्म कितना होगा, बेसिकली कि भाई उनका कैपिटल इतना है, ठीक है, वो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटते हैं और उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का आपको जो है वो अमाउंट दिया हुआ है। अब आपसे पूछा गया है कि उनकी लायबिलिटी कहाँ तक जा सकती है। सो बेसिकली उनकी लायबिलिटी जा सकती है 20,000, 15,000 और 10,000, जितनी उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्योंकि जितना उनका कैपिटल बैलेंस है वो तो ऑलरेडी बिजनेस में लगा चुके हैं ना। तो ऐसा मत करना कि आप इसमें जो है वो ऐड कर दो, ऐसा मत करना कि कैपिटल में आप उनकी पर्सनल लायबिलिटी ऐड कर दो, पर्सनल असेट ऐड कर दो और बोलो इतनी लायबिलिटी है भाई। नहीं भाई, जो कैपिटल वो लगा चुके हैं, जो पूंजी वो लगा चुके हैं, वो तो पहले ही फर्म को दे चुके हैं। अब उनकी लायबिलिटी कहाँ तक जा सकती है, जितनी उनकी पर्सनल असेट है उनके पास वहाँ तक लायबिलिटी जा सकती है। सो द आंसर विल बी डी। ओके, चलो नेक्स्ट। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डेलीगेटली टू हिज इन द कंडक्ट ऑफ, कि भाई हर एक पार्टनर को परिश्रम पूर्वक किस में भाग लेने के लिए उस बाध्य किया जा सकता है। सो बेसिकली ड्यूटीज़, उसको ड्यूटीज़ तो निभानी ही पड़ेंगी। अपने राइट वो यूज़ करे या ना करे, ऐसा यहाँ पर राजधानी नहीं पूंजी होगा। अपना भाग वो, अपने राइट्स वो यूज़ करे ना करे। मीटिंग्स में वो डिजिटली भी आ सकता है या कोरम के हिसाब से भी मीटिंग हो सकती है। कैपिटल, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टनर को कैपिटल लगानी है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई पार्टनर एक कैपिटल लगाए, एक अपना स्किल्स लगाए और दोनों जो है वो प्रॉफिट्स को बांटें, ठीक है। लेकिन जो पार्टनर की ड्यूटीज़ हैं वो उसे करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट। फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड इज़, पार्टनरशिप डीड बनाना, भाई ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। सो बेसिकली इट इज़ नॉट मैंडेटरी, अनिवार्य नहीं है पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संलेख बनाना, ठीक है। सो वी आर डन विथ 20 क्वेश्चंस टुडे। 20 क्वेश्चंस आएंगे इन आर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। आई होप आज की वीडियो समझ में आई होगी। व्हाट यू हैव टू डू इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस टाइप ऑफ वीडियोस, नहीं दिस टाइप ऑफ वीडियोस नहीं, कंसेप्चुअल वीडियोस आएंगी। कोर्सेज जो हैं वो आपको ऐप पर मिल जाएंगे। द ऐप इज़ DNS एजुकेयर ऐप, ठीक है। इस पर आपको सारे कोर्सेज की डिटेल्स और जो ये वीडियो है, वीडियो तो यूट्यूब पर तो मिलेगी ही, प्लस इसका जो PDF है वो आपको ऑन दी ऐप मिल जाएगा इन द कोर्स इन फ्री कंटेंट, ठीक है। ये सारा आपका फ्री कंटेंट है, इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है आपको। नाउ यू हैव टू, इफ़ यू वांट टू बाय द कोर्स, द फीस इज़ 1220 फॉर द कोर्स ओनली, ठीक है। पूरा कोर्स इसी में करवाया जाएगा, जिसमें रहेंगे आपके लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग रहेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF क्लासेस, PDF नोट्स जो कि बाईलैंग्वेज रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। उसके अलावा एग्ज़ाम तक की सारी मैंडेटरशिप, ठीक है। तो आप DNS एजुकेयर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं फॉर द डिटेल्स। सो आई होप समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आई विल श्योरली गो थ्रू इट, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बाय बाय, क्योंकि आपके एग्जाम की तैयारी है DNS की जिम्मेदारी।